नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज जीएस की टेस्ट नंबर है 3। आज है 9 मई 2025 और 25 क्वेश्चन के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं। तो ये सीरीज़ जो है शाम को 8 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। और 25 क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक वीक में करीब आपका एक पेपर तैयार हो जाए 150 क्वेश्चंस का। ठीक है, चाहे ये आपका समझ लीजिए कि समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है और ये आपका महत्वपूर्ण है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें उन्हीं पॉइंट्स को लिया जा रहा है, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जा रहा है जो एक्सपेक्टेड हैं और या फिर आ चुके हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा जो टेस्ट पेपर है वो चीज़। तो शुरुआत कर देते हैं। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमीटर कहते हैं। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर। सामान्य मानव का जो रक्तचाप है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है सामान्य मानव का रक्तचाप। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु तापमान कितना होना चाहिए? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु जो सुरक्षित तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मूत्रालयों के पास आने वाली तीव्र गंध किसकी होती है? तो मूत्रालयों के पास आने वाली जो तीव्र गंध होती है वो अमोनिया होती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। इसको काला पैगोडा भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है भी यही कि कोणार्क मंदिर को किस और नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है कोणार्क मंदिर के बारे में। और लास्ट ईयर जब से आपका मोदी जी ने उड़ीसा में पुरी में जाकर जो कॉरिडोर बनवाया है तो उसके बाद से ये क्वेश्चंस और भी पूछे जाने लगे हैं उड़ीसा से रिलेटेड। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया था वो आपका नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अजात शत्रु किसका पुत्र है? तो अजात शत्रु के बारे में बात करें किसका पुत्र है तो ये आपका बिंबिसार का पुत्र था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन के समय एक स्टेटमेंट दिया था, प्रसिद्ध वाक्य कहा था? तो ये वाक्य जो था कि हमारे शरीर के ऊपर पड़ी एक एक लाठी की बूंद, जो आग एक एक लाठी है तो और ये ब्रिटिश के ऊपर एक कह सकते हैं कि ताबूत की आखिरी कील होगा। तो स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन के समय ये कहा था? तो ये आपका कहा था कि ये आपका जो कह सकते हैं कि साइमन जब कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के विरोध में इसको कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। 1917 का अधिवेशन था और ये अधिवेशन, अच्छा बताइएगा कि अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये आपको एकदम सिंपल से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। और पहली अगर भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो सरोजनी नायडू जी थी और कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। पूछा जा सकता है इस बार आपके एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है वो पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? एनी बेसेंट ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो 1917 में की थी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? ये सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखी थी। फोर्थ ऑप्शन सही हो। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल साहब थे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर जो है ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये निर्णय लोकसभा स्पीकर करते हैं। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था? तो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को कब लागू किया गया था? 10 फरवरी 2006 में डेट पूछी जाती है। ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कई बार।
कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था, तो डेट सहित पूछी जाती है 10 फरवरी 2006। देखिए जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आयोग में, उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और लगातार बना रहा हूँ उसी प्रकार से कि जिस पैटर्न पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। ना आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है कि आप यूपीएससी लेवल के लिए पहुंच जाएं, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अंतर होता है, और ना ही आपको नीचे चले जाना है। तो आपको बैलेंस रखना है, जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको फोकस करना है और उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जैसे समीक्षा अधिकारी 140 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो 70 से 80 क्वेश्चन आप कर ले जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए लगातार हमारी तरफ से करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चलाई जा रही है, हिंदी की 60 में से 55 नंबर वाली जो सीरीज़ है वो चलाई जा रही है, और जीएस के लिए टेस्ट पेपर चल रहे हैं। तो ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हिंदी में 60 में से 55 आ जाएंगे लगभग से। करंट अफेयर्स अगर आप पूरा तैयार करते हैं तो बहुत आराम से, अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाएंगे, ठीक है। बात रही जीएस की, तो जीएस में हमारी कोशिश रहेगी कि 140 क्वेश्चन में आपके करीब 140 में 30 क्वेश्चन के आसपास तो करंट अफेयर्स के होते हैं, तो 20 क्वेश्चन के आसपास 20 से 25 क्वेश्चन आप उसमें सही कर ले जाएंगे, ठीक है। जो बाकी बचे 100 के आसपास, 100-110 बचे, तो उसमें कुछ रीजनिंग और मैथ होता है, तो वो आपको स्वयं करने हैं, करीब 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। बाकी जो 90 क्वेश्चन हुए, 90 क्वेश्चन में करीब 40 क्वेश्चन के आसपास, मान लीजिए 40 से 50 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से हमारी क्लास से हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपको मेरिट बनानी है 120 से 130 के बीच में मेरिट जाती है। 130 का टारगेट आप लेके चलिए, 130 का, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। एक टारगेट बेसिस पे आप तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लिमिटेड पढ़ते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उतना तैयार नहीं कर पाते हैं, उतना याद नहीं कर पाते हैं, और कन्फ्यूज़न होता है, फिर माइनस मार्किंग की वजह से बाहर हो जाते हैं। जितने लोग बाहर होते हैं वो मैक्सिमम लोग माइनस मार्किंग की वजह से होते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया 10 फरवरी 2006 को। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बात करें तो ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू हुआ है। हृदय दो धड़कनों के बीच क्या करता है? तो हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच आराम करता है। तो हृदय दो धड़कनों के बीच क्या करता है? आराम करता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, और पूछने का तरीका सिर्फ इस तरह से था कि हृदय कब आराम करता है? तो हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। यहाँ क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पलट दिया है कि हृदय दो धड़कनों के बीच क्या करता है? तो आराम करता है। रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो रडार जो है वो आपका किस तरंग का उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वस्तुओं की स्थिति और उपस्थिति जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। चट्टानों की आयु जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चट्टानों की आयु जानने की जो प्रक्रिया है वो आपका रेडियोधर्मी डेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की झिल्ली की सूजन किस रोग में होती है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु की झिल्ली की सूजन जो है मेनिंजाइटिस के कारण होती है। शेरशाह सूरी ने किसानों के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है वो शेरशाह सूरी ने किसानों के लिए शुरू की थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो चित्तौड़ की जो संधि है वो किसके शासनकाल में हुई थी? ये जहांगीर का टाइम पीरियड था जब उनके शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मुगलों और मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है वो जहांगीर के शासनकाल में ही हस्ताक्षरित हुई थी। और जहाँ तक बात रही पट्टा और कबूलियत के बारे में, तो कृषकों की सहायता के लिए जो मध्यकालीन भारत के शासक थे शेरशाह, इन्होंने ही पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।